चलिए आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ेंगे। अध्याय 2 चैप्टर का नाम है संघवाद, जिसका आज पहला लेक्चर होगा, भाग 1 होगा। और अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं लोकतांत्रिक राजनीति में, वो ये है कि सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर था, जिसमें हमने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बेल्जियम की साझेदारी और सत्ता में साझेदारी की ज़रूरतें, ये शासन के अंग और शासन के स्तर, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का शासन पर प्रभाव, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमने अब तक चर्चा कर ली है। और अभी तक थोड़ा प्रश्नों के माध्यम से देख लेते हैं कितना याद है पिछले चैप्टर का। तो देखिए, देखते हैं शासन के, आप थोड़ा सा सोचिए शासन के अंग कौन कौन से हैं। शासन के अंग, जी हाँ, शासन के 3 अंग होते हैं। एक तो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं। हमने अभी पिछले सब चैप्टर में जो पढ़ा है, श्रीलंका में सत्ता की सारी शक्तियां किसके पास हैं, सोचिए। जी हाँ, केंद्र सरकार के पास। अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम में सत्ता की शक्तियों का विभाजन कितने स्तरों पर किया गया है? 3। वहाँ पर केंद्र, राज्य और सामुदायिक सरकार, समुदायों की सरकार है। फ्रेंच और डच लोग जो है उनकी भी अलग अलग समुदाय हैं और उनको 3 स्तर दिया गया है शक्तियों में। विश्व में सत्ता के और कौन कौन से स्वरूप हैं, चलिए आज हम इसी की चर्चा करेंगे। और इनमें सत्ता के स्वरूपों में हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे। एकात्मक और संघीय शासन, एकात्मक और संघीय शासन प्रणाली, विश्व में संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्थाओं की विशेषताएं, भारत में संघीय व्यवस्था और विधायी अधिकारों का बंटवारा, इन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले सत्ता के स्वरूप। सत्ता के जो स्वरूप आज देखने को मिलते हैं विश्व में, वो 2 स्वरूप हैं, एकात्मक और संघीय। तो देखते एकात्मक कैसा होता है। देखिए, एकात्मक नाम से ही स्पष्ट है कि सत्ता का केंद्र बिंदु एक जगह पर है, यानी सत्ता की जो शक्तियां हैं वो सारी एक हाथ में हैं। एकात्मक, अब देखिए, एकात्मक शासन प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, ये आदेश दे सकती है केंद्र सरकार। उदाहरण हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ईरान, इराक, सऊदी अरब आदि बहुत सारे देश हैं। तो ये कम से कम ये अपने पड़ोस में कौन कौन से देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है, ये जरूर ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। संघवाद या संघीय शासन प्रणाली, उसी को संघवाद कहते हैं। तो संघवाद या संघीय शासन प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से है। ये
यहाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम 2 स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य स्तर पर कर दिया जाता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। फेडरलिज्म कहते हैं इसको अंग्रेजी में, मतलब स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि हैं। तो ये रहे अभी हमारे जो संघीय शासन प्रणाली और एकात्म। तो अब देखते हैं विश्व में संघीय शासन, ये चित्र के माध्यम से जो नक्शा है हमारे सामने, उसके माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये जो डार्क, जो रेड में दिखाया गया है इस विश्व के नक्शे पर, उनमें संघीय व्यवस्थाएं हैं। इस समय 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था चल रही है। इधर देखिए, पश्चिम से देखें तो कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर इधर वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, और ये अमेरिका के देश हो गए, मैक्सिको भी है इसमें। और अब आए यूरोप में, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। इसके बाद इधर आए हैं तो दक्षिण अफ्रीका में आए तो नाइजीरिया है, इथियोपिया है, दक्षिण अफ्रीका है। और ये एशिया में बात करें तो रूस है, पाकिस्तान है, भारत है, मलेशिया है, और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जो है। ये बड़े बड़े देश हैं, इनमें से आप याद रख लीजिए जहाँ जहाँ संघीय व्यवस्था है, जितने अधिक से अधिक याद हो सकते हैं। आगे चलते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अक्सर संघीय व्यवस्था के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कुछ ना कुछ, और उसका कारण है कि भारत एक सशक्त संघीय शासन व्यवस्था चलाता है, और इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहीं से समझते चलते हैं पूरे चैप्टर के बारे में। तो इसकी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं ज़रूर समझ लीजिए। यहाँ सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। यहाँ अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासन का काम उनका अपना अपना अधिकार होता है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, एक ही नागरिक समूह पर। हमारे भारत की बात करें तो एक ही नागरिक समूह, जैसे ग्राम क्षेत्र है, एक गांव है, उस पर जो ग्राम पंचायत होगी, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। अभी 1300 उदाहरण दे देते हैं। एक ग्राम पंचायत है, उसके जितने लोग हैं, वहाँ की जो लोकेलिटी है, उनके जो शासन है उनके ऊपर ग्राम पंचायत का है, ग्राम पंचायत की सरकार है, राज्य सरकार है, और उस पर केंद्र सरकार है। जहाँ तक हम उनके विकास की बात करें तो विकास 3 स्तरों से होगा। स्थानीय निकाय जो वहाँ की ग्राम पंचायत है वो वहाँ का विकास कराएगी, राज्य सरकार भी उन लोगों का ही विकास कराएगी, उनके लिए योजना लेकर आएगी, और केंद्र सरकार जो योजना लेकर आएगी वो भी उन पर उनके लिए लागू होंगी। तो 3 स्तरों से उनका लाभ मिलता है नागरिक को। नंबर 3 है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यहाँ आगे हम बात करेंगे इनकी। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। नंबर 4 है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ढांचा है संविधान का, उसको कोई भी एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। ऐसे जो बदलाव होंगे, तो ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों से सहमति से होती है। देखिए, 2 इसके मुख्य स्तर हैं, केंद्र और राज्य। जब भी संवैधानिक ढांचे में कोई परिवर्तन करना होगा तो उसको केवल केंद्र सरकार नहीं कर सकती, केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से होगा। ये इम्पोर्टेंट है।
नंबर 5 है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। ये भी हर विशेषता इसकी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, सरकार के अंग कितने होते हैं या शासन के अंग कितने होते हैं या सत्ता के अंग कितने होते हैं, तो 3। विधायिका जिसका काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका जिसका काम होता है कानून का पालन कराना, इम्प्लीमेंट कराना उस नियम कानून का, और तीसरा जो स्तंभ है न्यायपालिका, वो एक सुपरविजन का काम करती है। कोई भी किसी भी स्तर पर संविधान का उल्लंघन करता है तो वो दखल दे सकता है, तो उसको संवैधानिक अधिकार हैं। और यही चीज़ इसमें कही गई है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों की, देखिए संविधान की का संरक्षक है जो न्यायपालिका है, संविधान की संरक्षक है इसलिए, और विभिन्न स्तरों की सरकारों की व्याख्या, जो सरकार नियम बना रही है विधायिका है, उनकी सरकारों की जो विधायिका है वो कानून बना रही है या कोई इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इन पर वो नज़र रखता है। अगर वो संवैधानिक नहीं है तो उसकी फिर वो व्याख्या करता है संविधान में क्या चीज़ है और किस तरह से होना चाहिए, तो उस समय वो निर्णायक की भूमिका निभाता है। निर्णायक की भूमिका का मतलब है कि जो कानून बनाया है या जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो संविधान के संगत है या नहीं है, संविधान उसके लिए परमिशन देता है या नहीं देता है। यदि संविधान के विरोध में है, विरुद्ध है, तो वो इसको खारिज भी कर सकता है, उसके बनाए हुए कानून, विधायिका के बनाए हुए कानून को खारिज भी कर सकता है। तो वो निर्णायक की भूमिका निभाता है कि किस तरह का वो काम है, संविधान संगत है या नहीं है। अगला छठा पॉइंट है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। देखिए अब सरकारें चलनी हैं तो उनके लिए आमदनी चाहिए, बिना अर्थव्यवस्था की कैसे चलेगा, तो इनके लिए बिल्कुल बंटवारा किया हुआ है। केंद्र सरकार की आय का स्रोत क्या होगा और राज्य सरकार की आय का स्रोत क्या होगा। यहाँ संघीय व्यवस्थाओं में बिल्कुल संविधान में क्लियर कट दिया होता है कि केंद्र सरकार के हाथ में कौन कौन से स्रोत होंगे आय के और राज्य में क्या क्या स्रोत होंगे। अगला है इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देखिए अभी बात की थी, पहले में भी यही बात की थी, दूसरे पॉइंट पर भी यही बात की थी। दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अलग से जुड़ गई है, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना और इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। तो एक तो शासन करना है जो इस प्रकार की संघीय व्यवस्था का, ये जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग भाषाई, क्षेत्रीय या उनके संस्कार संबंधित भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में बटा होता है पूरा देश, और उसको एकता में बांधना ये केंद्र के हाथ में होता है। और संघ जो बनाया जाता है जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, संघीय सरकार जो कहते हैं केंद्र के हाथ में होती है, उसका काम होता है कि पूरे जो क्षेत्र है उस और अलग अलग भाषाई, भौगोलिक सब तरह की जो विविधताएं हैं उनको एकता बनाए रखना, एकता की सुरक्षा करना, उनका यानी अखंडता बनाए रखना, एकता बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं को बढ़ावा देना। जहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियाँ हैं, संस्कृतियाँ हैं, उनका संरक्षण भी करना, उनको बढ़ावा देना। तो ये काम होता है संघीय शासन व्यवस्थाओं में, ये विशेषताएं रहीं। तो अब बात करते हैं आगे, जो हमारी संघीय इसकी व्यवस्थाओं के बाद अब बात करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है। देखिए इससे पहले हमने बात की थी पहले ही कि संघीय व्यवस्था में कम से कम 2 स्तर या 2 से अधिक स्तर हो सकती हैं। तो उसी तरह से हमारी भी संघीय शासन व्यवस्था थी, और इसमें जो मौलिक रूप से जब संविधान बना था उस समय 2 स्तर ही थे, केंद्र सरकार यानी संघ सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 2 स्तरों की सरकारों का प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में
कई समितियां बनी। उन समितियों के आधार पर ये हमारा 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 और जो कि और 74वां, ये 2 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए। देखिए यहाँ पर ये विधेयक 92 दिखा हुआ है और 93 में लागू हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और चर्चा वैसे आगे कर लेंगे इसके बारे में। जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है और 74वां एक साथ लाए गए थे 1992 में, दिसंबर के महीने में ये लागू, ये संसद के द्वारा पारित हुए और 93 में जाके राष्ट्रपति के साइन हुए और उसके बाद लागू हुए। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और जो 74वां है ये शहरों के लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए है। ये तीसरा स्तर है, तीसरा स्तर है और इसी को हम पंचायती राज, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, उस नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा जो स्तर जोड़ा गया है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, और हम थोड़ा सा बात करते हैं विधायी जो अधिकार हैं। विधायी अधिकार मतलब कानून बनाने का अधिकार, वो इसमें अलग अलग बंटवारा कर दिया जाता है। इसकी विशेषताओं में हमने देखा है संविधान में क्लियर कट बंटवारा होता है, इसी तरह से हमारे संविधान में भी क्लियर कट बंटवारा किया गया है। तो देखते हैं कानून बनाने का अधिकार किस किस को और कितना कितना है। संघ सूची, संघ सूची मतलब केंद्र को, यहाँ पर केंद्र सरकार को अधिकार होता है। केंद्र, यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले विषय, ये इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केवल केंद्र सरकार, कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है इन विषयों पर। संविधान निर्माण के समय ये देख लीजिए 97 विषय थे जब संविधान बना था और उसके बाद वर्तमान में अभी 101 हैं। वर्तमान में ये 101 हैं। केंद्र सूची में किस तरह के हैं देखिए, प्रतिरक्षा यानी देश की सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे, मुद्रा। ये कंप्यूटर जब संविधान बना उस समय इन किसी विषय में शामिल नहीं था, किसी भी सूची में शामिल नहीं था। ये विषय बाद में आया है और जो बाद में आए हुए विषय हैं वो केंद्र के अधीन आते हैं। जो नए नए विषय होते हैं वो सब केंद्र के अधीन आते हैं और इसीलिए इनकी संख्या बढ़ गई है। राज्य सूची में प्रांत, ये राज्यों के अधिक, ये सीधी सी बात है। राज्य सूची है तो प्रांतीय और स्थानीय महत्व वाले विषय होते हैं। कानून बनाने का अधिकार इनको राज्य सरकार को होता है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसीलिए स्वायत्तता कहते हैं। यहाँ स्वतंत्रता होती है, फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ। तो संविधान निर्माण के समय इसमें 66 विषय थे, अब वर्तमान में 62 है। राज्य सूची में पुलिस, ये उदाहरण है, पुलिस है, ये आता है परीक्षाओं में, 10th की बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। केंद्र सूची और राज्य सूची के विषय या समवर्ती सूची के कोई उदाहरण बताइए, कोई 2 या 3 वो सब पूछ लेता है, 3 4, तो आप इनको याद रख लीजिए और समझ लीजिए इसको। जो राज्य के मतलब है के विषय हैं वो राज्य सरकार की सूची में आते हैं, जैसे पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है, ये विषय राज्य सूची में हैं। अब समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसको कहते हैं, ये संघ सूची है वो सेंट्रल लिस्ट है, राज्य सूची स्टेट लिस्ट है और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट है। तो केंद्र और राज्यों की साझा दिलचस्पी वाले विषय हैं, ऐसे विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उन विषयों पर दोनों नियम कानून बना सकते हैं। कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, परंतु
यहाँ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। परंतु से आगे, कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। देखिए, ये इसमें हमारे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मित्रों का मामला था। चूँकि देखिए, अभी अब हम पढ़ रहे हैं, आगे बता रहे हैं थोड़ा सा। संविधान निर्माण में 47 विषय हैं अभी संविधान निर्माण के समय 47 थे और वर्तमान में 52 है। वर्तमान में ये 52 है। तो अब संवर्ती सूची में देखिए, शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि, इस तरह के ये विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसका एक उदाहरण याद रखिए, जो शिक्षा मित्रों का मामला चल रहा है वो चूँकि शिक्षा का मामला है तो शिक्षा संवर्ती सूची में आता है। इस पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया था पहले कि जो भी देश में टीचर्स रखे जाएंगे वो ट्रेंड होंगे और टेट क्वालिफाइड होंगे बेसिक शिक्षा के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस नियम के से अलग, उसी से संबंधित एक नियम बना दिया कि शिक्षा मित्रों के लिए कोई टेट पास करने की ज़रूरत नहीं है और उनको स्थायी शिक्षक बना दिया, यानी उनको परमानेंट कर दिया और शिक्षक का पदवी दे दिया, उनको सब कुछ कर दिया। लेकिन इस पर रिट लग गई, इस पर विवाद हो गया और इस पर हाई कोर्ट ने उसको बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उस कानून जो राज्य सरकार का, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का कानून था, उसको रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ा उदाहरण है इस मामले में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस पर नंबर पॉइंट पर दिया है, कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, परंतु दोनों के कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा कानून मान्य होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है शिक्षा मित्र। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। इसलिए कहा कि शिक्षा का मामला आपको याद रहेगा, ये संवर्ती सूची में आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आज हमने सीख लिया है। तो देखते हैं आपने क्या सीखा होगा। इसको गृह कार्य के रूप में आप लिखकर रखें और ज़रूरत पड़ने पर दिखाएं। तो देखिए, इसके माध्यम से आप रिवीजन करेंगे। प्रश्न 1 है इसमें, सत्ता के स्वरूप समझाइए और प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के 3-3 उदाहरण मतलब इसमें सत्ता का जो एकात्मक रूप है और संघीय है। तो 3-3 उदाहरण मतलब 3-3 देशों के नाम लिखने हैं आपको। एकात्मक कौन कौन से देशों में व्यवस्थाएं हैं और संघीय व्यवस्थाएं कौन कौन से देशों में हैं। तो 3-3 देशों के नाम लिखिए। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, जो हमने बताया था 6-7 पॉइंट्स हैं इसके। भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप बताइए। देखिए, इसके बारे में हमने अभी इस चर्चा कर ली है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो जब संविधान बना था तो 2 स्तरीय थी। बाद में 1992 में ये पास हो गया था पंचायती राज और 93 में वो लागू हो गया। उसके बाद 3 स्तरीय हो गई है संघीय व्यवस्था। तो इसके बारे में बताइए। और नंबर 4 है, भारतीय संविधान में विधायी अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। वही सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसको समझाना है। तो ये रहा आज का हमारा भाग। आगे हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषाई जो नीति है वो क्या है, केंद्र राज्य संबंध और गठबंधन सरकार, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले भाग के साथ, अगले वीडियो के साथ। और ये समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और इसको दूसरे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछना है, कैसा लगा, ये आपको लिखना है तो कमेंट में लिखिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।